नमस्ते। मैं सुलता महाराणा, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम MST 1 के हिंदी काव्य के आदि काव्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को विचार करेंगे। तो प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता से संबंधित बिंदुओं पर प्रकाश डालिए, अथवा रासो काव्य परंपरा में पृथ्वीराज रासो का महत्व प्रतिपादित कीजिए। तो उत्तर की ओर चलते हैं। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के आदि काल का अति प्रिय, लोकप्रिय और विवादग्रस्त महाकाव्य है। समझिए, वो जो है आदिकाल के यानी पृथ्वीराज रासो जो काव्य है आदिकाल के अति प्रिय और लोकप्रिय विवादग्रस्त महाकाव्य है। लोगों के अंदर प्रिय भी है, लोकप्रिय भी है, लेकिन विवादग्रस्त है। इसके प्रकाशित होने के पहले ही इसकी प्रामाणिकता को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था। इसका प्रकाशित जब इसे करना चाहे तब से ही इसका प्रामाणिक, ये प्रमाणित है या नहीं, इसका प्रूफ प्राप्त करने के लिए विवाद उत्पन्न हो गया था और इसका प्रकाशन रोक दिया गया। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता जांचने के लिए विद्वानों ने उसे इतिहास की कसौटी पर कसने की कोशिश की, और जिन विद्वानों ने इसे इतिहास ग्रंथ के रूप में देखा उन्होंने इसे जाली ग्रंथ ठहराया। यानी प्रामाणिकता जांचने के लिए विद्वानों ने उसे इतिहास की कसौटी पर कसने की कोशिश की, यानी इतिहास से प्रूफ लाने की कोशिश की, और जिन विद्वानों ने इसे इतिहास ग्रंथ के रूप में देखा उन्होंने इसे जाली ग्रंथ ठहरा दिया। विद्वानों ने जो इतिहास ग्रंथ के रूप में इसे देखा तो कहने लगे ये जाली ग्रंथ है। इस विषय में जो अनुश्रुतियाँ प्रचलित है उनसे यह आशा रखना स्वाभाविक है कि काव्य से पृथ्वीराज कालीन इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ेगा। कहते हैं कि इस काव्य के रचयिता चंद बरदाई अपने आश्रयदाता पृथ्वीराज के दरबारी कभी नहीं उनके अंतरंग मित्र भी थे। जो चंद बरदाई है उनके दरबारी कभी ही नहीं पृथ्वीराज के घनिष्ठ मित्र भी थे। डॉक्टर बुलर ने तुलना करके देखा कि पृथ्वीराज में उल्लिखित घटनाएं एवं तिथियां इतिहास सम्मत है, जबकि रासो की इतिहास विरुद्ध है। डॉक्टर बुलर ने तुलना करके देखा कि पृथ्वीराज विजय में उल्लिखित घटनाएं एवं तिथियां इतिहास सम्मत है, जबकि रासो की इतिहास विरुद्ध है। यानी जो तिथियां है, घटनाएं हैं, वो तो है, लेकिन रासो के विरुद्ध है। इसके विपरीत उसके विद्वानों ने रासो की प्रामाणिकता पर संदेह करने वाले तर्कों के विरुद्ध मत प्रकट किया और रासो की प्रामाणिकता का आग्रह किया। परिणाम स्वरूप रासो की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता का विवाद चल पड़ा। रासो का प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता का विवाद चल पड़ा। रासो को अप्रामाणिक मानने वाले तर्कों का वर्णन निम्नलिखित है कि रासो जो है वो अप्रामाणिक है। इसका निम्नलिखित तर्क है। पहला तर्क जो है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार आबू के शासक, जो आबू है वहाँ के शासक तेज और सलग थे। पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि आबू के जो शासक थे वो तेज और सलग थे, किंतु इनका कोई उल्लेख तत्कालीन शिलालेखों में नहीं मिलता। यानी अब अगर कोई शिलालेख में देखा जाए तो आबू के जो शासक तेज और सलग नहीं दिखाई पड़ता। दूसरा है कि रासो के अनुसार भीमसेन को पृथ्वीराज ने मारा था। जो रासो के अनुसार गुजरात के जो राजा है भीमसेन,
गुजरात के जो राजा भीमसेन को पृथ्वीराज ने मारा था। शिलालेखों के अनुसार वो पृथ्वीराज के बाद भी जीवित था। यानी शिलालेखों में ये लिखा था कि जो भीमसेन है गुजरात के राजा, वो पृथ्वीराज के मृत्यु के बाद भी वंचित थे। तीसरा है, इस प्रकार रासों में लिखा है कि मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण से मारा था। पृथ्वीराज मैंने रासों में लिखा है कि मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेद के द्वारा मारा था। ऐतिहासिक तथ्य यह है कि मोहम्मद गोरी 1203 में गक्करों के हाथों मारा गया था। गक्करों के हाथों मारा गया था कब? 1203 में। चौथा है, रासों में लिखा है कि पृथ्वीराज की बहन पृथा का विवाह चित्तौड़ के राजा समर सिंह से हुआ था। रासों में लिखा है पृथ्वीराज चौहान की जो बहन है पृथा का जो विवाह है चित्तौड़ के राजा समर सिंह से हुआ था। यह असंभव है क्योंकि राजा समर सिंह का 13वीं शताब्दी ईस्वी का उत्तरार्ध है। यानी जो समर सिंह जो है उनका जो समय था वो 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध है, जबकि पृथ्वीराज रासो की मृत्यु 12वीं शताब्दी ईस्वी में हो गई थी। आप समझ पा रहे हो, जब 12वीं शताब्दी में उनकी मृत्यु हो गई तो उनकी बहन कहाँ रहेगी। और यहाँ पर समर सिंह जो है, जो उनका शादी जो उनकी बहन प्रथा की जो शादी हुई थी वो 13वीं, उनका जो समय था 13वीं ईस्वी में है। तो सिला ये है, तो यहाँ पर भी अप्रामाणिकता पता चलती है। इतिहासकार महामहोपाध्याय गौरी शंकर हरिचंदन ओझा। इतिहासकार महामहोपाध्याय गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार पृथ्वीराज रासो बिल्कुल अनैतिहासिक ग्रंथ है। अनैतिहासिक यानी इतिहास में है ही नहीं, अनैतिहासिक ग्रंथ है। उसमें चौहानों, प्रतिहारों और सोलुकियों की उत्पत्ति संबंधी कथा, चौहानों की वंशावली, यानी उसमें चौहानों, प्रतिहारों, सोलुकियों की उत्पत्ति संबंधी कथा, चौहानों की वंशावली, पृथ्वीराज की माता, बहन, पुत्र, रानियों आदि के विषय की कथाएं तथा बहुत सी घटनाओं के संबंध और प्राय सभी घटनाएं तथा सामंतों आदि के नाम अशुद्ध और कल्पित है। नाम जो है अशुद्ध और कल्पित है। भाषा की दृष्टि से यह ग्रंथ प्राचीन नहीं दिखता। भाषा की दृष्टि से यह ग्रंथ प्राचीन नहीं दिखता। रचनाकारों और रचना काल के बारे में जानते हैं। तो आपने प्रामाणिकता के अप्रामाणिकता के 4 जो पॉइंट है आपने जाना। और इतिहासकार महाउपाध्याय गौरीशंकर हरिचंद्र ओझा के अनुसार भी ये ऐतिहासिक ग्रंथ क्यों है, क्योंकि इतिहास में इनके चौहानों, प्रतिहारों, चालुक्यों और सलोकों या पृथ्वीराज की बहन, उनकी माता, उनकी पत्नियां, किसी का भी नाम उल्लेख नहीं था। रचनाकार और रचना काल के बारे में जानते हैं। अब यह तय हो गया कि पृथ्वीराज रासो इतिहास ग्रंथ नहीं है, काव्य ग्रंथ है। परंतु प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता का विवाद इस प्रश्न से भी जुड़ा है कि कवि चंद्रवरदाई पृथ्वीराज के समकालीन या उन्होंने बाद में पृथ्वीराज रासो की रचना की। इस काव्य का रचनाकाल और भी विवादास्पद है। ओझा जी ने इसका रचनाकाल 16वीं शताब्दी अनुमानित किया था। शुक्ल जी इसे पृथ्वीराज चौहान के समय का काव्य नहीं मानते, यानी 16वीं समय का यह काव्य नहीं मानते। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का विचार है कि रासों का वर्तमान रूप अधिक से अधिक, रासों का जो वर्तमान रूप है वह अधिक से अधिक 17वीं शताब्दी के मध्य में ही प्राप्त हुआ होगा। पृथ्वीराज रासो के एक महत्वपूर्ण संपादक डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के
अनुसार सभी दृष्टियों से पृथ्वीराज रासो की रचना सन 14,000 के लगभग हुई मानी जा सकती है, इससे पूर्व नहीं। विद्वानों रासों को तो अप्रामाणिक मान ही चले थे। इस बात में ही संदेह करने लगे थे कि चंद नामक कोई सारोकार कभी हुआ भी था या नहीं। ये भी एक है कि चंद बरदाई थे या नहीं। इसी बीच प्रसिद्ध अपभ्रंश विद्वान मुनि जिन विजयी जी ने संग्रह के अंश जयचंद प्रबंधी में से 4 ऐसे छपैयों का अनुसंधान किया जो चंद के नाम से हैं। इनमें से 3 छपई पृथ्वीराज रासो में थोड़े बहुत परिवर्तित रूप में मिल जाते हैं। पुरातन प्रबंध संग्रह का संकलन 14वीं शताब्दी में हुआ था, अतएव इसमें संकलित छपय इसके पूर्व के होने चाहिए। इसी आधार पर मुनि जी का विचार है कि इससे प्रमाणित होता है कि चंद कवि एक ऐतिहासिक पुरुष था और वह दिल्लेश्वर हिंदू सम्राट पृथ्वीराज का समकालीन और उसका सम्मानित एवं राज कवि था। उसी ने पृथ्वीराज रासो की कीर्ति कलाप का वर्णन करने के लिए देश प्राकृत भाषा में एक काव्य की रचना की थी जो पृथ्वीराज रासो के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस 4 छपयों के मिल जाने से यह निश्चित हो गया कि पहला 14वीं सदी के पूर्व चंद नामक कोई कवि हुआ था। दूसरा उसने पृथ्वीराज चौहान पर काव्य रचा था। और तीसरा वर्तमान रूप से प्राप्त रासों में चंद की रची हुई अनेक पंक्तियाँ थोड़े बहुत परिवर्तित रूप में मौजूद हैं। यानी छपैयों से ये कुछ पता चलता है। मूल पाठ की ओर चलते हैं। पृथ्वीराज रासो के 4 पाठ मिलते हैं। एक है बृहत, बृहत्तम, लघु और लघुतम। 4 पाठ मिलते हैं, बृहत, बृहत्तम, लघु और लघुतम। लघुतम लघु में, लघु बृहत में और बृहत बृहत्तम में प्राय अंतर्भुक्त है। यानी जो लघुतम है, लघुतम लघु में लघु, बृहत्तम में और बृहत बृहत्तम में प्राय अंतर्भुक्त है। रासो का मूल रूप क्या है और क्या था? रासो का मूल रूप क्या था? इस विषय पर विद्वानों ने पर्याप्त माथापच्ची की है। आचार्य शुक्ल ने वर्तमान रूप में प्राप्त अर्थात काशी नगरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित पाठ को भणत कहा था। उनके अनुसार अधिक संभव यह जाना पड़ता है कि पृथ्वीराज रासो के पुत्र गोविंदराज या उनके भाई हरिराज अथवा इन दोनों में से किसी के वंशज के यहाँ चंद नाम का कोई भट्ट कवि रहा हो जिसने उनके पूर्वज पृथ्वीराज की वीरता आदि के वर्णन में कुछ रचना की हो। पीछे जो बहुत सा कल्पित भट्ट भणत तैयार होता गया, उन सबको लेकर और चंद को पृथ्वीराज का समसामयिक माना। उसी के नाम पर रासो नाम की यह बड़ी इमारत खड़ी हो गई। अतः चंद रहा भी हो तो पृथ्वीराज का परवर्ती है। उसकी पृथ्वीराज विषयक स्वल्प रचना में परवर्ती काल में बहुत कुछ जुड़ता गया है। मूल रूप में स्वल्प था। रासो में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि पूरा काव्य चंद बरदाई का लिखा हुआ नहीं है। जब गौरी पृथ्वीराज को बंदी बनाकर ले गया तब चंद भी वहीं पहुँचे। जाते समय उन्होंने रासो के प्रति अपने पुत्र जलहन को सौंपी और कहा कि इसे पूरा करना।
पुस्तक जलहन हथ्य दे चली गजनन नृप काज, यानी पुस्तक को अपने पुत्र जलहन के हाथ में सौंपकर वो राजा के काम के लिए चल पड़े। उसके बाद क्या हुआ था? कविराज मोहन सिंह है कि रासोकार ने ही एक ऐसा संकेत दे दिया है जिससे हम रासों के मूल रूप का निश्चय कर सकते हैं। रासों में एक दोहा इस प्रकार है: छंद प्रबंध कवित्व यति साटक गाह दुहत्थ लघु गुरु मंडित खंडियः पिंगल अमर भरत। छंद प्रबंध कवित्व यति साटक गाह दुहत्थ लघु गुरु मंडित खंडियः पिंगल अमर भरत। अर्थात कवित्व साटक गाहा दोहा नामक छंद प्रबंध में है, छंद प्रबंध में है। यह प्रबंध खंड लघु गुरु से मंडित है और पिंगलाचार्य संस्कृत काव्य एवं भरत के अनुसार छंदों का प्रयोग है। यानी कवित्व साटक गाहा दोहा नामक छंद प्रबंध में है और इसमें लघु गुरु से मंडित है और इसमें पिंगलाचार्य संस्कृत काव्य भरत के अनुसार छंदों का प्रयोग है। निष्कर्ष यह है कि मूल रासों में कवित्त साटक गाहा और दोहा इन्हीं छंदों का उपयोग किया गया था। रासों के मूल रूप को निश्चित करने की पद्धति यह होनी चाहिए कि इन चारों छंदों में रचित पंक्तियों को रखकर बाकी छंदों को प्रक्षिप्त मान लिया जाए। अब देखते साहित्यिक परंपरा क्या था। साहित्यिक परंपरा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासों के मूल रूप को साधन आदिकाल की साहित्य परंपरा और काव्य एवं कथानक रूढ़ियों के आधार पर करने का रास्ता सुझाया। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासों के मूल रूप का संधान आदिकाल की साहित्यिक परंपरा और काव्य एवं कथानक रूढ़ियों के आधार पर करने का रास्ता सुझाया। उनका अनुमान है कि रासों के वर्तमान रूप को देखने में स्पष्ट हो जाता है कि मूल रासों में भी सुख और सुखी के संवाद की योजना रही होगी। मेरा अनुमान है कि इस मामूली से इंगित को पढ़कर हम मल रूपों के कुछ रूप का अंदाजा लगा सकते हैं। वर्तमान रूप में प्राप्त रासों में अनेक स्थलों पर सुख सुखी संवाद के कथा का उपक्रम है। मध्यकालीन प्रबंध काव्यों में कथा का प्रारंभ प्राय दो पात्रों के संवाद के माध्यम से किया जाता है। रासों में अनेक स्थलों पर सुख और सुखी संवाद की योजना है। सुखी कहे सुख संभोरो कहो कथापति प्राण पृथु भोरा भिमंग पहु किए हुआ वेर बितान। जम्पी सुकी सुख प्रेम करी आई अत जो बात इच्छी पितयः ब्याह विधि सुख सुनते गत। पुच्छ कथा सुख कहो समह गंधवी सुप्ते मही श्रवण ममी संजोगी राज सम धरी सुने मही। मध्यकालीन प्रबंध काव्यों में रचनाकार वाचक बीच बीच में स्वयं भी पात्र के रूप में सामने आते हैं। मानस में शंकर पार्वती काक भुसुंडी आदि पात्र के रूप में भी आते हैं। रासों में सुख सुखी कथा कहने सुनने की भूमिका निभाने के साथ साथ प्रातः पात्र रूप में भी प्रस्तुत होते हैं। संयोगिता और पृथ्वीराज की प्रेम कथा में पहले तो सुख नरमेश धरी साकार पृथ्वीराज के पास चला जाता है, उधर दूजी यानी सुकी भी उड़कर संयोगिता के पास आ जाती है।
पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लक्षित किया है कि सुख सुखी संवाद के रूप में रासों का जो रूप प्रस्तुत होता है वह काव्य सौंदर्य की दृष्टि से उत्तम है। रासों की 3 विवाह इच्छिनी, शशिव्रता और संयोगिता की कथा की योजना सुख सुखी के संवाद के माध्यम से ही कही गई है। पृथ्वीराज रासों के अद्यतन संपादक डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त रासों के मूल रूप पर विचार करते हुए इन निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि मूल रासों, उक्ति श्रृंखला और छंद श्रृंखला बहुत कुछ सुरक्षित है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने रासों के सभी पाठों का तुलनात्मक विवेचन करके उसका पाठ शोधन किया है। इस प्रक्रिया के दौरान उन्होंने पाया कि रासों के मूल रूप में उक्ति श्रृंखला एवं छंद श्रृंखला का निर्वाह था। उक्ति श्रृंखला एवं छंद श्रृंखला का निर्वाह था। डॉक्टर माता प्रसाद यह हम धा यानी पाठ के छंदों को लेकर पुनः ध्यान से देखें और विभिन्न पाठों का मिलान करें तो ज्ञात होगा कि अनेक छंद या रूपक एक और अभिभक्त थे, किंतु बाद में उनको विभक्त कर बीच बीच में नए छंद रख दिए गए, जिससे पूर्ववर्ती छंद श्रृंखला रचना में अनेक स्थलों पर त्रुटि हो गई। डॉक्टर गुप्त ने पृथ्वीराज रासों का जो संपादन किया है उसके उक्ति और छंद श्रृंखला का ध्यान रखा है। उनके द्वारा संपादित पाठ लघुतम रूप के निकट है। तो इस तरह से हमने पृथ्वीराज रासों की जो है रासों का जो है उसका प्रामाणिकता को देखे और इसमें अंतिम में ये काव्य ग्रंथ में प्रमाणित हुआ। तो यहाँ पर डॉक्टर बुल्लर, कवि महोपाध्याय, शंकर जी और हजारी प्रसाद और माता प्रसाद जी का विभिन्न प्रकार का यहाँ पर मत है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पृथ्वीराज रासों की जो प्रामाणिकता के ऊपर नज़र डाला। अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों में कथानक रूढ़ियों का उपयोग किया गया है। कथानक रूढ़ियों का प्रयोग किस प्रकार किया गया है और किसी एक कथानक रूढ़ि का विश्लेषण कीजिए। तो ये प्रश्न भी आपका आया था जून 2006 में, कुछ प्रश्न 2 और दिसंबर 2007 में भी आया था। तो आप इसे ध्यान से समझिए कैसा है ये। पृथ्वीराज रासों में कथानक रूढ़ियों का उपयोग किस प्रकार किया गया है, किसी एक कथानक रूढ़ि का विश्लेषण कीजिए। उत्तर, पृथ्वीराज रासों में मध्यकालीन प्रबंध काव्यों में प्रचलित अनेक कथानक रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है। यानी प्रबंध काव्यों में प्रचलित अनेक कथानक रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है। पाश्चात्य दृष्टिकोण से देखते हैं। आलोचना के दृष्टिकोण से प्लेटो और अरिस्टोफर्स का नाम भी अरस्तु के परवर्ती आचार्यों में तथा यूनानी और रोमन लैंजिनियस, प्लूटार्थ, होरेस, दांते आदि का नाम परवर्ती आचार्यों में बड़ी श्रद्धा के साथ लिया जा सकता है, परंतु अरस्तु ही पाश्चात्य काव्यशास्त्र के विशाल भवन के आधार स्तंभ है। आप समझ पा रहे, यानी आलोचना के दृष्टिकोण से प्लेटो और अरिस्टोफेंस का नाम भी अरस्तु के परवर्ती आचार्यों में तथा यूनानी और रोमन लैंजिनियस, प्लूटार्थ, होरेस,
दांती आदि कवि नाम पर्वतीय आचार्यों में बड़ी श्रद्धा के साथ लिया जा सकता है, परंतु अरस्तु ही पाश्चात्य काव्य शास्त्र के विशाल भवन के आधार स्तंभ है। उन्होंने अपने काव्य शास्त्र में महाकाव्य की कोई प्रत्यक्ष परिभाषा तो नहीं दी, किंतु फिर भी उसमें बिखरे हुए तुलनात्मक वाक्यों एवं वाक्यांशों के सहारे कहा जा सकता है कि महाकाव्य में अरस्तु के मतानुसार निम्नलिखित तत्व होने चाहिए। क्या है वो? पहला तत्व क्या है, देखते हैं। होने चाहिए तो महाकाव्य का रूप समाख्यानात्मक होना चाहिए और समाख्यानात्मक होना चाहिए। इसमें उच्चतर चरित्रों का वर्णन रहना चाहिए। इसका आकार विपुल होना चाहिए। इसके वस्तु संगठन के घनत्व और गरिमा हो। इसमें नाटक के सभी अंतरंग गुण और प्रमुख अंग होने चाहिए। तो अरस्तु के अनुसार महाकाव्य में क्या क्या तत्व होने चाहिए, तो याद रखिए पाठकों। पहला है महाकाव्य का रूप समाख्यानात्मक होना चाहिए। दूसरा है इसमें उच्चतर चरित्रों का वर्णन रहना चाहिए। तीसरा है आकार विपुल होना चाहिए। वस्तु संगठन के घनत्व और गरिमा के नाटक के सभी अंतरंग गुण और प्रमुख अंग होने चाहिए। इन सभी पुरस्त्य और पाश्चात्य लक्षणों का समन्वयात्मक अध्ययन एवं विचार करने के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कुछ ऐसे शाश्वत लक्षण हैं जो देश काल की सीमा से परे है। वे क्या क्या है देखते हैं। वह है, पहला, महाकाव्य का कथानक उदात्त होना चाहिए। दूसरा, महाकाव्य का नायक भी महान होना चाहिए। तीसरा, इसमें उदात्त रस का पारिपाक होना चाहिए। चौथा, इसका उद्देश्य अपने में महान हो। पांचवा, इसकी शैली गरिमामयी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य सभी लक्षण हैं, अर्थात वे प्राण धर्म न होकर देह धर्म है। कथानक की ओर चलते हैं। महाकाव्य का कथानक वास्तव में उदात्त ही होना चाहिए। इसे भारतीय आचार्यों के अनुसार इतिहास आधृत होना चाहिए, क्योंकि इतिहास आधृत तथा सज्जनाश्रित कथानक महान ही होगा। पाश्चात्य आचार्य कथानक को गरिमामय, क्षुद्रांताओं से मुक्त, विश्व का नाना रूप में समाविष्ट तथा विस्तृत चाहते हैं। स्पष्ट है कि इस प्रकार का कथानक स्वमेव उदात्त होगा, इसमें संदेह की गुंजाइश ही नहीं रहती। फिर नायक देखते हैं। दूसरे, प्राण धर्म महान नायक के विषय में भी दोनों आचार्य के मत शब्द भेद से एक ही है। भारतीय यदि क्षत्रिय देवता या धीरोदत्त नायक की चर्चा करते हैं, तो पाश्चात्य विद्वान भी उच्चतर चरित्र कहकर महान चरित्र वाले नायक को ही महाकाव्य में स्थान देते हैं। यहाँ पर कुछ अभिनव पाश्चात्य आलोचक अपना मतभेद प्रकट करते हुए देखते हैं। आधुनिक युग के प्रसिद्ध पाश्चात्य काव्यशास्त्री एम्बर कोम्बी के शब्द में महाकाव्य में एक या एकाधिक चरित्र ऐसे अवश्य होने चाहिए जिनसे किसी युग की समस्त अच्छाइयाँ और सफलताएं केंद्रीभूत हो। इसका कारण है कि आज की यथार्थवादिता, तभी तो आज होरी जैसा पात्र उपन्यास का नायक बनकर हमारे सामने आता है। सत्य तो यह है कि युग के साथ मान्यताएं भी बदलती है। अतः आधुनिक युग के महाकाव्य में धीरोदत्त नायक के अतिरिक्त इसी युग में
स्खलनशील मानव को भी नायक बनने की अनुमति दे दी गई है। पाश्चात्य मतानुसार इट इज़ द मैन एंड man's purpose alone in the world that epic has to sing, not to purpose of gods। अतः महाकाव्य का उद्देश्य दुनिया में केवल मनुष्य और उसके लक्ष्यों का ही गायन है, देवताओं के लक्ष्यों का नहीं। यानी जो उपन्यास है वो पृथ्वी में केवल मनुष्य और मनुष्य के गुण गाने के लिए है, भगवान के गुण गाने के लिए नहीं है। रस देखते हैं। तीसरा प्राण धर्म है रस की उदारता। भारतीय आचार्य तो स्पष्ट रूप में श्रृंगार, वीर और शांत में से एक ही सत्ता को महाकाव्य में अनिवार्य मानते हैं। इस पाश्चात्य विद्वान अरस्तु भी त्रासदी दुखांत नाटक के समान महाकाव्य में भी रागात्मक प्रभाव को आवश्यक मानते हैं। यह रागात्मक प्रभाव ही रस कहा जा सकता है। उसके बाद हो गया महाउद्देश्य। वास्तव में महाकाव्य में कोई न कोई महान उद्देश्य अवश्य रहना चाहिए। भारतीय मतानुसार चतुर्वर्ग फल की प्रगति ही उद्देश्य होना चाहिए। इधर अरस्तु के विवेचन सिद्धांत का क्षेत्र यद्यपि इतना तो विशाल तो नहीं, फिर भी वे एक प्रकार से आनंद को जो करुणा और त्रास जाकर निष्पन्न होता है, यही बात महाकाव्य पर भी लागू की जा सकती है। अतः एक महान उद्देश्य महाकाव्य में होना आवश्यक है। फिर शैली की ओर चलते हैं। पांचवा प्राण धर्म है उदात्त दर्दर्भ प्रभावमयी शैली। इस विषय में पाश्चात्य तथा पौरवत्य दोनों विद्वान सहमत हैं। अरस्तु ने गरिमामय शैली को ध्यान में ही रखकर महाकाव्य में एक छंद के लिए जोर दिया है। स्पष्ट है कि छंद से शैली का प्रभाव विच्छिन्न नहीं होता है। वह नाद प्रभाव के समान अपना रास्ता स्वयं बनाती चलती जाती है। भारतीय महान शैली की सत्ता को स्वीकार करते हैं तथा उसमें प्राकृतिक तथा सामाजिक वर्णनों की सत्ता भी स्वीकार करते हैं। इस प्रकार उदात्त शैली भी महाकाव्य का प्राण धर्म सिद्ध होती है। पृथ्वीराज रासो का महाकाव्य। भारतीय काव्यशास्त्र में महाकाव्य के जो लक्षण दिए गए हैं और जिनका रूपाकार विश्वनाथ ने किया है, यदि इन पर पृथ्वीराज रासो को परखा जाए तो यह एकदम खरा उतरता है। पहला है संगबंध। महाकाव्य के लिए संगों का बंधन अपेक्षित है। पृथ्वीराज रासो का विभिन्न समयों में किया गया। इससे कुल 69 समय है। नायक पृथ्वीराज रासो का नायक जो राकुलोद्भव है, उसमें नायक के सभी अपेक्षित गुण विद्यमान हैं। तीसरा है रस। पृथ्वीराज रासो में अंगी रस तो वीर है, किंतु श्रृंगार है। यह वर्णन इतना अधिक है कि श्रृंगार रस वीर रस की प्रधानता को चुनौती देता हुआ सा प्रतीत होता है। नाटक संधि। इसकी विशाल कथानक में नाटक की सभी संधियों की सफलतापूर्वक योजना हुई है। पांचवा है कथानक। पृथ्वीराज रासो का कथानक इतिहास सम्मत है, इसलिए विद्वानों ने इसकी ऐतिहासिकता को लेकर द्वंद्व किया है, किंतु साथ ही इसमें कल्पना का भी पर्याप्त समावेश है जो ऐतिहासिक काव्य के लिए अनिवार्य है। छठा है चतुर्वर्ग की प्राप्ति। पृथ्वीराज रासो में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष में से मोक्ष को साध्य माना गया है। पविहि सुअरथ अरु धम्यकाय निर्माण भूष पावहि सुधाय। सातवां है मंगलाचरण। ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण की योजना भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है। रासों में भी आरंभ में मंगलाचरण है। ओम आदिदेव प्रणम्य नम्य गुरयम वाणीय वंदे नयम।
शिष्टधारणं धारयं वसुमती न लक्ष्मीं चरणाश्रयं नमगुं तिष्ठति ऋषदुष्टदहनं सुरुनाथ सिद्धश्रयं थिरचर जगम जिभुचंद नयम सर्वेषु वरदामय। आठवां सज्जन स्तुति। चंद कवि ने अपनी पूर्ववर्ती सभी व्याख्यात कवियों का गुणगान करते हुए उनकी काव्यता की प्रशंसा की है। रासों की शैली भी महान और महाकाव्य है। इसमें भाषा की शक्ति, भावों का प्रभाव और छंदों की समय की संयोजना है। शैली के समान भी इसका उद्देश्य महान है। एक अजय वीर का चरित्र बन करके कवि अपने पाठकों के हृदय में वीर भावना का प्रस्फुटन करना चाहता है। इस प्रस्फुटन में जातीय प्रेम और देश प्रेम निहित है। इससे एक महान वीर काव्य और संदेश ही क्या दे सकता है। अंत में कह सकते हैं कि पृथ्वीराज रासों में वे सभी गुण विद्यमान हैं जो किसी भी सफल महाकाव्य के लिए अपेक्षित है। तो इस तरह से हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। और तीसरा प्रश्न है जो कि जून 2008 में आया था। रासो काव्य परंपरा में पृथ्वीराज रासो का महत्व प्रतिपादित कीजिए। यानी पृथ्वीराज के महत्व के बारे में हम पढ़ेंगे। पृथ्वीराज रासो काव्य के रूप में विख्यात है। रासो काव्यों की परंपरा अपभ्रंश से ही शुरू हो जाती है। प्राकृत भाषा में कोई रास काव्य मिलता। अपभ्रंश में नेमिनाथ रासो, भरतेश्वर, बाहुबली रास, कच्छुली रास आदि मिलते हैं। प्रबंध काव्य हो जाने के बाद रास किसी एक ही विषय तक सीमित नहीं रह गया। यद्यपि यह सत्य है कि 11वीं शताब्दी से अपभ्रंश में रासो काव्य की जो परंपरा प्रारंभ होती है उसमें जैन मतावलंबी काव्य ही अधिक मिलते हैं। किंतु कालांतर में रासो ऐसा प्रबंध काव्य बन गया जो केवल धर्म या जैन धर्म तक ही सीमित नहीं रह गया। धार्मिक रासों के साथ साथ ऐतिहासिक, वीरतापरक, श्रृंगार रासक काव्य भी लिखे गए। पृथ्वीराज रासो ऐतिहासिक एवं वीरतापरक रासो काव्य है। आचार्य हेमचंद्र के अनुसार रासक को गय उपरूपक बताया गया है। ये गय रूपक 3 प्रकार के होते हैं। मसृण अर्थात कोमल, उद्धत और मिश्र। रासक मिश्र गय उपरक है। रासक मिश्र गय उपरक है। टीका में इन गय उपरूपकों के संबंध में बताया गया है कि इनमें से कुछ तो स्पष्ट रूप से कोमल है जैसे डेम्बिका, कुछ दूसरे हैं जो स्पष्ट रूप में उद्धत गय रूपक है जैसे भाणक। कुछ ऐसे हैं जिनमें मसृण की प्रधानता होती है। कुछ उदात भी मिल जाते हैं, कुछ उद्धत कम मिल जाता है जैसे प्रस्थान कुछ में अधिक मिला होता है जैसे सिंगटक। परंतु ऐसे भी कई हैं जिनका प्रधान रूप तो उद्धत होता है, फिर भी थोड़ा बहुत मसृण का प्रवेश हो जाता है। भाणिक ऐसा ही है। फिर प्रेरणा, रामक्रीड़ा, रासक, हलिसक आदि ऐसे ही रूपक है जो रासक आरंभ में एक प्रकार से उद्धत प्रयोग प्रधान गय रूपक को कहते हैं जिसमें थोड़ा बहुत मसृण या कोमल प्रयोग भी मिले होते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संदेश रासक और पृथ्वीराज रासों के प्रारंभिक अंशों की समानता दिखाकर प्रकट किया है कि पृथ्वीराज रासों और संदेश रासक दोनों में रासक काव्य रूप के लक्षण काव्य मिलते हैं और इनकी रचना 19वीं शताब्दी तक हुई है। हिंदी साहित्य में रासो काव्य की दीर्घ परंपरा मिलती है। पृथ्वीराज रासो रासक काव्य परंपरा का सर्वाधिक विख्यात काव्य है। पृथ्वीराज रासो
में मध्यकालीन प्रबंधों काव्यों में प्रचलित अनेक कथानक रूढ़ियों का उपयोग किया गया है। कथानक रूढ़ियों में अभिप्राय ऐसे घटना प्रसंगों से है जो कथानक को आगे बढ़ाने के लिए मध्यकालीन प्रबंध काव्यों में मध्यकालीन काव्यों में प्राय इस्तेमाल किया जाते हैं। ऐसे घटना प्रसंग एक प्रकार से इन प्रबंध रचनाओं में रूढ़ि की तरह प्रयुक्त होते हैं। अतः इन्हें कथानक रूढ़ि कहा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस कथानक रूढ़ि पर हिंदी साहित्य का आदिकाल में सम्यक विचार किया है। आचार्य द्विवेदी ने जिन कथानक रूढ़ियों की सूची दी है उनमें से कुछ इस प्रकार है। कहानी कहने वाला सुगा, स्वप्न में प्रियदर्शन, चित्रदर्शन, कीर्ति श्रवण से अनुराग, मुनि का शाप, रूप परिवर्तन, पर काया प्रवेश, आकाश 12 मास, हंस कपूत से संदेश का तनादे। रासों में कहानी कहने वाली सुगा, गुण श्रवण के अनुराग, रूप परिवर्तन, षड्ऋतु वर्णन आदि तो ही है। इसके अतिरिक्त सेना वर्णन, युद्ध वर्णन, नखशिखा वर्णन, कन्याहरण, वयसंधि वर्णन आदि कथानक रूढ़ियों का भी उपयोग किया गया है। कथानक रूढ़ियों के उपयोग की दृष्टि से पृथ्वीराज रासो एक भरपूर काव्य है। पृथ्वीराज रासो आदिकाल की ऐसी रचना है जो मूलतः रासो काव्य है, किंतु उसमें कथा, चरित्र और आख्यायिका आदि काव्य रूप का भी समावेश है, जिनमें कथानक रूढ़ि का भरपूर उपयोग किया गया है। डॉक्टर नित्यानंद तिवारी ने अपनी पुस्तक मध्यकालीन रोमांचक आख्यान में दिखाया है कि पृथ्वीराज रासो रोमांचक आख्यान है। उसमें कथानक तो है, किंतु उसमें आंतरिक गठन नहीं, उसमें अनेक परस्पर अंशबद्ध कथाओं का संकलन और विस्तार है। कथाओं, घटनाओं का विकास आंतरिक घात प्रतिघात से नहीं, उनमें जोड़ और गांठें हैं जो कथात्मक या कहते जाने की प्रवृत्ति पर हैं। चरित्र तो है, किंतु इनकी चरित्रगत व्यक्तित्व विशेषताएं प्राय नहीं है। संभवतः इसीलिए कथा के विकास के लिए कथानक रूढ़ियों की आवश्यकता पड़ती है। इस रोमांचक आख्यानों का कोई ऐतिहासिक उद्देश्य भी नहीं है। उद्देश्य होता तो इनका कथानक उद्देश्य की सूत्रता से बंधा होता। डॉक्टर नित्यानंद तिवारी पृथ्वीराज रासो को पंवारा मानते हैं। इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि रासो की घटना सरणी में पृथ्वीराज रासो के अनेक विवाहों और युद्धों में कोई तार्किक प्रभाव या अंतःशत्रुता नहीं है। तो 4 विवाह और युद्ध रासों में और जोड़ दिए जाए तो रासों के रूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस सदी साहित्य में रासों की प्रतिष्ठा महाकाव्य के रूप में है। वह हिंदी साहित्य के आदिकाल का ही सर्वाधिक विख्यात काव्य नहीं, हिंदी साहित्य के प्रथम महाकाव्य के रूप में भी प्रतिष्ठित है। हमें उन कारणों को भी पड़ताल करनी पड़ चाहिए कि जिनके आधार पर पृथ्वीराज रासो की यह प्रतिष्ठा मिली है। डॉक्टर नरेंद्र कामयानी को महाकाव्य पर विचार करते हुए पाश्चात्य एवं पौरस्त्य कवियों के लक्षणों का विवेचन करने के उपरांत यह निष्कर्ष पर पहुंचे है कि महाकाव्य का प्राण औदात्य है। औदात्य का आधार व्यापक संघर्ष है। भारतीय महाकाव्यों का आदर्श वाल्मीकि रामायण है और राम का आजीवन संघर्ष उसके औदात्य का आधार है। वे लोक विख्यात है। उनकी जीवन कथा ही ऐसी कि विपुल जीवन जगत का समावेश उनके जीवन में ही हो जाता है। महाकाव्य के लक्षण इस बात को ही ध्यान में रखकर निर्धारित किया गया है कि नायक लोक के कितने प्रतिष्ठित हैं, लोक से उसके जीवन संघर्ष का कैसा संबंध है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यापकता एवं संघर्ष
औदात्य का आधार है। 8 या उससे अधिक सर्गों की व्यवस्था कथा की विपुलता का लक्षण है, तो एक सर्ग में एक ही छंद की व्यवस्था दूर तक कथा प्रवाह की समतल भूमि निर्धारित करती है। सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन एक सर्ग की कथा को अनेक स्वर्ग की कथा से जोड़ने का संकेत करती है। तो इस तरह से हम तीसरा प्रश्न भी यहाँ पर समाप्त कर दिया है। तो पृथ्वीराज रासो की जो अप्रामाणिकता, फिर उसके जो कथावाचक है, और उसके बाद उसके जो किस प्रकार से लिखा गया है, और पृथ्वीराज का जो महत्व है, ऐसे हम 3 प्रश्न के बारे में यहाँ पर जाने, 3 प्रश्न के उत्तर को भी जाने। तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो इस तरह पर पृथ्वीराज रासो के महत्वपूर्ण 3 प्रश्नों के उत्तर को जाने। आप इसे पढ़िए, परीक्षा में प्रयोग में लाइए। और जो न्यू व्यूअर है उनसे मैं अनुरोध करती हूँ कि आप व्यू तो कर रहे लेकिन इसे सब्सक्राइब कीजिए। आपके बिना सब्सक्राइब से ना ही चैनल आगे जा पाएगा, तो आपका सब्सक्राइब ज़रूर चाहिए और मुझे मदद कीजिए। धन्यवाद, नमस्ते।